यस ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे जो लेमन सीरीज, पास्चल सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फर्ड सीरीज ये सब के बारे में डिस्कस किया था। उन सब का वेवलेंथ भी फाइंड करने का जो फॉर्मूला है तो वो हमने ऑलरेडी देखा था। ओके, सो नाउ इन दिस लेक्चर we'll just see the next. Okay, so let us see the next topic today. Okay, so this is what we have done last time. So उसमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज सभी के लिए जो वेवलेंथ्स है तो वो भी हमने ढूंढ के निकाले थे किस तरह से ढूंढना होता है, और उनका p का वैल्यू और n का वैल्यू जो है वो भी हमने देखा था। Yes, now see the next topic, that is about the nuclear constitution, मतलब composition of nucleus. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है वो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके ओके, तो न्यूक्लियस के बारे में यस हमको ऑलरेडी पता है कि देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उसको हम हमेशा z से डिनोट करते हैं, जो कि इस न्यूक्लियस के ऊपर का चार्ज डिनोट करता है। और दूसरी तरफ जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर a से डिनोट करते हैं, और वो एक्चुअली मास ऑफ न्यूक्लियस या मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहलाता है। तो जो भी एलिमेंट का सिंबल है तो वो इसको हम इस तरह से लिखते हैं x, उसके नीचे यहाँ पे z और ऊपर में a, जिसमें अब यहाँ पे याद रखो ठीक से कि z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली, which is also same as the number of electrons also, because every element or every atom contains the same number of protons as there are electrons. तो electrons और protons का नंबर सेम ही होता है, बट यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर जो है that is different, which is the sum of the number of protons plus neutrons that is contained in nucleus. तो इसलिए न्यूक्लियस का जो मास है वो एक्चुअली a रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये a जो है वो एक्चुअली न्यूक्लियस का मास रिप्रेजेंट करता है, और z जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल वी कैन जस्ट से ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, so there must be 8 protons also in the nucleus, and at the same time it has 8 neutrons, so there are 16 total protons plus neutrons. तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो 16 बनता है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं, इसका रीजन यही है कि मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, is negligibly small as compared to the mass of proton and mass of neutron, but the mass of proton and mass of neutron is almost the same only, and that's why we consider the mass of proton plus mass of neutron in order to find out this atomic mass number. Okay, so in the same way here, अभी इसमें भी एक बात है कि कोई कोई आइसोटोप्स जो होते हैं तो आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी देयर, बट 17 total number of protons plus neutrons will be there. That means there must be 9 neutrons here in the this isotope of oxygen. तो यहाँ पे 8 protons तो fixed है, but यहाँ पे plus 9 neutrons रहेंगे, तब जाके दोनों का जो टोटल है वो 17 बनता है। बट यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के अंदर अगर देखेंगे तो 8 protons तो है, but that along with that only 8 neutrons are there, and that's why its total becomes 16 here in this way. So this type of elements are called as isotopes. ठीक है, isotopes which have the same atomic number but different atomic mass number. ओके, तो इनको आइसोटोप बोलते हैं। और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनमें ये मास नंबर सेम होता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, इसका कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं, आइसोबार। और तीसरा होता है आइसोटोन, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ दीज टू
A and Z, and difference of A and Z here will be same. So in that case, we can just call it as a isotone, remember. And also that ये जो A है, this A is actually going to be equal to the Z, that is the number of protons plus the number of neutrons. ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन का जो नंबर है, तो उसको अगर हम सपोज क्या बोले n बोल सकते हैं, तो उस केस में फिर ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो रहेगा A माइनस जेड। याद रखो ठीक से, किसी भी एटम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो A माइनस जेड इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखो। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, बट व्हेन रेडियो एक्टिविटी टेक्स प्लेस, जब ये न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव बनता है और उसमें से न्यूक्लियस में से जब अल्फा बीटा पार्टिकल्स इमिट होने लगते हैं, तो ये हमको समझना है कि कोई भी न्यूक्लियस का जो अगर सपोज एटॉमिक मास नंबर A है और उसका एटॉमिक नंबर सपोज Z है, तो उसमें से अगर अल्फा पार्टिकल्स अगर निकलते हैं, तो अगर समझो फॉर एग्जांपल एक अल्फा पार्टिकल अगर निकल गया, तो अल्फा पार्टिकल का ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4 उसका एटॉमिक मास नंबर है और 2 ये उसका एटॉमिक नंबर है, जिसकी वजह से जो एलिमेंट बनेगा उसका अगर हम देखेंगे ठीक से, तो एटॉमिक मास नंबर विल जस्ट गेट रिड्यूस्ड बाय 4 हियर, मतलब उसका एटॉमिक मास नंबर रहेगा A माइनस 4 एंड atomic number if we just say will just get reduced by 2 and hence its atomic number will be actually Z minus 2 in this way। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। या अगर सपोज कोई जो एलिमेंट है जिसका सिंबल X है और उसमें से अगर मान लो कि N या M इतने अल्फा पार्टिकल्स इमिट किए जाते हैं, ठीक है, M इतने अल्फा पार्टिकल्स उसमें से इमिट हुए, तो उस केस में उस एलिमेंट का जो सिंबल है वो Y है सपोज, तो उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होगा, तो वी कैन जस्ट से A minus 4m, so okay, A minus 4m, just because one alpha particle reduces the mass number by 4, so m alpha particles combined together will just reduce the mass number of this atom by 4m, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल जो है वो A minus 4m बनेगा और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो Z minus 2m बनेगा, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 से डिक्रीज करता है, एटॉमिक नंबर को 2 से डिक्रीज करता है, इसीलिए। तो ये इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। और उसके अलावा अगर सपोज एक एलिमेंट है और उसमें से अगर बीटा पार्टिकल्स अगर इमिट किए जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 0 एंड -1, ओके, मतलब उनका जो मास नंबर है वो 0 है, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी मास, so mass number will just remain unchanged due to the emission of beta particles here, and whatever the element is formed will have the same mass number here also, so क्योंकि यहाँ पे बीटा पार्टिकल का कोई मास नंबर है ही नहीं, it has 0 mass, but here बीटा पार्टिकल का जो इमिशन है उसकी वजह से चार्ज में फर्क पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का खुद का चार्ज 2 था, इसलिए जो Z चार्ज था उसमें से 2 कम हो गया, इसलिए यहाँ पे Z minus 2 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज Z है और बीटा पार्टिकल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, -1 चार्ज है, तो वो चार्ज कॉम्पेंसेट होता है जब ये Y का जो एटॉमिक नंबर है वो Z से 1 से बढ़ जाता है, 1 से वो एटॉमिक नंबर बढ़ा देता है। जब भी एक बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उसकी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमको समझना है। दिस इज एंड इवन ऑब्वियसली अगर सपोज ये जो एलिमेंट है इसमें से अगर सपोज n इतने बीटा पार्टिकल्स अगर इमिट किए जाते हैं, n बीटा पार्टिकल्स अगर इमिट होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन -1, 0 है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट एलिमेंट हमको मिलेगा उसका मास नंबर तो फिर से सेम ही रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअली Z प्लस n रहेगा, ठीक है, Z प्लस n, मतलब जितने बीटा पार्टिकल्स इमिट हो जाएंगे उतना एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, दैट्स इट। And if you suppose have the reaction in which this A, X, Z just gets converted into Y, suppose so Y A dash and Z dash, suppose by emission of M alpha particles and N beta particles at the same time, ओके, तो अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे हैं, तो उस केस में ये पूरा जो
रिडक्शन है, ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं आराम से कि देखो अल्फा पार्टिकल का तुमको पता है यहाँ पे 4 होता है और यहाँ पे 2 होता है, बराबर। और बीटा पार्टिकल के बारे में यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है -1, करेक्ट है। तो इसके लिए अगर हम एक इक्वेशन बनाएंगे तो उससे हम समझ सकते हैं कि दिस ए विल एक्चुअली बी इक्वल टू द सम ऑफ A is going to be equal to the sum of A dash plus, here it is 4 times of M plus 0, okay, 0 times of N, मतलब 0 is 0, मतलब यहाँ से हमको क्या इक्वेशन मिल रहा है, सिंपली अभी हमको मिल रहा है A is equal to A dash plus 4M, okay, which gives A dash is equal to A minus 4M, okay, जो कि हमको यहाँ पे भी मिला था, ये देखो यहाँ पे वही मिला था हमको, चेक करो। Yes, and in the same way here, if you just apply this on Z, तो Z पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा Z इज इक्वल टू Z डैश प्लस यहाँ से आएगा 2M, ठीक है, क्योंकि M अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो 2M से ये Z डिक्रीज होगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा M N इंटू -1, तो ये आ गया -1 इंटू N, ओके, which will be actually -N. So we can just write this as Z is equal to Z dash plus 2M minus N, which actually gives this Z dash to be simply equal to Z minus 2M plus N, ठीक है। तो ये इस तरह से हमको मिलता है, which you already seen here। यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल इमिट होने से Z minus 2M बनता है, तो वो Z minus 2M तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, राइट। और हमने देखा कि बीटा पार्टिकल इमिट होने की वजह से ये जो एटॉमिक नंबर है वो Z प्लस N बनता है, तो वो भी यहाँ पे Z प्लस N ऑलरेडी दिख रहा है हमको, है कि नहीं। तो इस तरह से ये हम समझ सकते हैं कि अगर दोनों अगर इमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल और इमिट बीटा पार्टिकल्स दोनों इमिट होते हैं, तो उस केस में ये हमको -2M भी करना पड़ेगा और +N भी करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टिंग एलिमेंट whatever it may be. So this is all about the radioactivity, you can see. Again here the mass of nucleus can actually be written to be simply equal to the density of nucleus into its volume, right? So mass of any nucleus in general can be written to be simply density of nucleus into the volume of nucleus, which is actually going to be 4/3 pi r cube, okay। तो ये हमको एक फॉर्मूला मिल गया। अभी अगर हम सपोज यही बात करेंगे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बारे में, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का जो मास है तो उसको हम बोलेंगे m0, सपोज डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, बट हियर the volume of hydrogen nucleus can be supposed to be simply 4/3 into pi into r0 cube। ये जो r हमने यहाँ पे लिखा है उसको हम चाहिए तो स्मॉल कैपिटल R लिख देंगे, चलेगा। just consider it as a capital R, okay, so this is capital R and here it will be capital R naught। R naught मतलब क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का, this is for hydrogen and this is for any other element, any element in general, okay। So if we just suppose this as equation number 1 and this as equation number 2, and if we just take the ratio of these two equations, then we'll be able to get this m upon m0, which is the ratio of mass of the nucleus of any element upon the mass of nucleus of hydrogen element, which is actually going to be, rho will just get cancelled when we'll divide it. Even this 4/3 pi will also get cancelled, and what we are left with is simply r cube upon r0 cube, correct hai? So in this way we can just get this relationship. So from this only we can just say that the mass of the nucleus is actually directly proportional to the cube of the radius of that nucleus। तो ये जो न्यूक्लियर साइज है तो वो इस तरह से क्यूब के रेडियस के क्यूब के ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अभी इसमें एक बात समझो कि अगर ये m0 को उस तरफ लेके जाते हैं या r0 क्यूब को अगर इस तरफ लेके आते हैं, तो वहां पे हमको मिल जाएगा r0 क्यूब is going to be equal to r0 cube into m upon m0 is equal to r cube, करेक्ट है। तो ये हमको मिल रहा है, यस।
Now we can just say that r cube is actually going to be equal to m upon m naught into r naught cube. Here we have to understand one thing, that is m upon m naught is simply the mass number. ओके यही एटॉमिक मास नंबर होता है. जैसे देखो, अगर सपोज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में हम बोलते हैं कि इट्स उसका मास नंबर 16 है, ठीक है, और चार्ज एटॉमिक नंबर सपोज 8 है. तो उसमें, और सपोज हाइड्रोजन का अगर देखते हो तो हाइड्रोजन का मास नंबर है 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, ठीक है. तो अभी इसमें होता है ऐसा ना कि ये जो 16 नंबर हमको यहाँ पे मिला हुआ है वो एक्चुअली इट इज द रेशियो. 16 is going to be the ratio of mass of oxygen atom to the mass of hydrogen atom. ठीक है, there it is a ratio actually. So ratio of mass of oxygen atom to the mass of hydrogen atom is going to be this 16, which is actually called as the atomic mass number. So actually atomic mass number जो होता है वो actually इस mass of atom upon mass of hydrogen atom इनका ratio ही होता है. इसलिए हमको इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, तो सिंपली r क्यूब इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ r नॉट क्यूब, ये मिल जाएगा. जिसको यूज करके अगर क्यूब रूट निकालेंगे दोनों तरफ तो हमको यहाँ पे r इज इक्वल टू a रेस टू माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ r नॉट, ये मिल जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द relationship between the radius of nucleus of any atom and radius of hydrogen atom actually. So in this way we can just get the radius of radius of any nucleus in this way. For example, if suppose we have a nucleus of an atom whose atomic mass number is going to be suppose 125. Okay, 125 इतना atomic mass number वाला एक nucleus. तो उस केस में उसका जो रेडियस है तो वो कितना बनेगा, देखो. तो रेडियस ऑफ दैट न्यूक्लियस विल एक्चुअली बी इक्वल टू 125 the whole raised to 1/3 into r naught, so that we can just get this r is equal to, the radius of that nucleus will actually be, अभी देखो 125 raised to 1/3 मतलब क्या, cube root of 125, which is simply 5, and hence we can just get this 5 times of r naught in this way. Okay, तो जो भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास नंबर अगर 125 है तो उसका रेडियस जो है वो हाइड्रोजन के रेडियस के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा होगा. और ये भी पता रखो कि हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो कितना होता है. देखो ठीक से, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अ स्पेशल थिंग which can be remembered as 1.2 into 10 raised to minus 15 meter. Remember, this is the radius of hydrogen atom, or sorry, hydrogen nucleus. Okay, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अगर ये है तो उसको हम 1.2 फर्मी भी बोल सकते हैं. ठीक है, फर्मी सिंपली एफएम से भी नोट कर सकते हो उसको, फर्मी मीटर भी बोलते हैं उसको. तो बेसिकली द फर्मी मतलब 10 raised to minus 15 meter is called as the Fermi meter. So accordingly we can just get the radius of hydrogen atom in Fermi as 1.2 Fermi in this way. But if we just want to find out the radius of an atom or nucleus whose atomic mass number is 125, then we can just get it as simply 5 times of 1.2, which is going to be 6 Fermi. That's it. Even suppose aluminium के एक आइसोटोप का अगर मास नंबर सपोज 27 है, मान लो कि 27 है, तो उस केस में उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक सॉरी रेडियस है, न्यूक्लियर रेडियस, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, r is equal to 27 raised to 1/3 into r naught, where r will be actually equal to 3 times of r naught. So that hello.
Okay, sorry. Yes, so you can just see that the R will be actually 3 times of R naught, which will be actually 3 times of this 1.2 Fermi, which will be actually 3.6 Fermi. ठीक है, तो 3.6 फर्मी ये हो गया एल्यूमिनियम के उस आइसोटोप का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, जिसका एटॉमिक मास नंबर 27 है, इस तरह से। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इवन यहाँ पे जो हमने एक फॉर्मूला देखा सबसे स्टार्टिंग में, ये देखो यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला हमने देखा, तो इसको यूज करके ना हम किसी भी न्यूक्लियस का डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। देखो, हाउ विल यू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? एवरीथिंग हैज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द denominator in the other side, so that we can just read this density is equal to mass of hydrogen atom upon 4 by 3 into pi into r naught cube. That's it. Or we can just write it as 3 times of m naught upon 4 pi r naught cube as a final. So this is going to be the expression for the density of hydrogen or any nucleus in general. तो किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है तो वो मोस्टली कांस्टेंट रहता है और वो इसी फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर इज दैट न्यूक्लियस जो होता है उसका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैन जस्ट डिस्कस इट अबाउट। तो न्यूक्लियस का जो स्टेबिलिटी है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है तो वो है मास डिफेक्ट। ओके, मास डिफेक्ट का जो फैक्टर है वो सबसे डोमिनेंट फैक्टर है, जिससे हम न्यूक्लियर का स्टेबिलिटी जो है वो एक बहुत सेटिस्फैक्टरीली वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाई द व्हिच न्यूक्लियस इज स्टेबल एंड व्हिच न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, व्हिच न्यूक्लियाई अंडरगो फिजन, व्हिच न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन, that can be understood by using this concept of mass defect. Actually, what is mass defect? If suppose there is a element X and whose atomic number is Z and atomic mass number is A, then its theoretical mass can be calculated to be simply, उसको हम m th बोलेंगे, theoretical mass, which can be written to be simply equal to, देखो क्योंकि theoretical mass मतलब क्या कि उसके न्यूक्लियस का मास जिसमें a इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से प्रोटॉन का जो मास है वो अगर हमने मान लिया mp सपोज, तो z इतने प्रोटॉन्स है, इसलिए उसको हमको z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर न्यूट्रॉन का अगर मास हमने मान लिया mn के बराबर, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो हमको पता है a माइनस जेड इतने न्यूट्रॉन्स हुआ करते हैं किसी भी एलिमेंट में, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको mn को मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस जेड से, जिससे हमको ये टोटल थियोरेटिकल मास मिल जाएगा न्यूक्लियस का। लेकिन अभी ऑब्जर्व्ड मास जो है तो वो ऑब्जर्व्ड मास इज ऑलवेज लेस देन द थियोरेटिकल मास। ये थियोरेटिकल मास जितना भी होता है वो हमको कभी मिलता नहीं है। ठीक है, we don't get the theoretical mass, but the observed mass is always going to be less than the theoretical mass of any element, and that is the basically the explanation of mass defect. This difference can be explained in this way. While forming the nucleus, some mass has just been destroyed. Okay, कुछ मास जो है वो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के टाइम डिस्ट्रॉय हो गया है, and that mass destroyed here is exactly equal to the difference between the theoretical mass of the nucleus and the observed mass of this nucleus. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर का जो मास है वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया है, and equivalent amount of energy according to the Einstein's mass energy relationship is appeared, and it just exists as a binding energy of that nucleus, and that energy actually binds all the nuclear particles together in the nucleus. So the energy, that is binding energy of nucleus, will be actually given by the formula delta m, that is the mass defect, into c square, because we have the formula E is equal to mc square according to the Einstein's mass energy relationship, right? And hence we can just get that the binding energy of the nucleus becomes actually equal to delta m into c square. Here delta m can be measured in kilogram by default, and c will be measured in meter per second only, which is the speed of light. We know already it is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So because of that, this whole thing, binding energy, will appear to be in joules.
ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एक्चुअली जूल में आएगा, लेकिन अगर सपोज हम ये डेल्टा एम जो है उसको अगर हम सॉरी एएमयू में अगर मेजर करेंगे, एएमयू जो कि एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, तो एएमयू मतलब हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास जिसको हमने अभी अभी एम नॉट बोल के रखा था, तो वो मास एक्चुअली एएमयू कहलाता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली 1.67 इंटू 10⁻⁻27 के बराबर हुआ करता है। तो दिस मच इन किलोग्राम विल बी कॉल्ड एज द एएमयू, विच इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और मास ऑफ अ प्रोटॉन इन शॉर्ट। तो इसको हम एएमयू बोल सकते हैं। अभी ये अगर ये मास अगर हमने एएमयू में अगर रखा, तो उस केस में क्या होगा कि उसको हमको ये 1.67 इंटू 10⁻⁷27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो जूल में आएगा, तो उसको अगर हम सपोज कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमको मिलता है कि बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 931 इंटू डेल्टा एम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट दैट हियर द मास शुड बी इन एएमयू, ओके। ये जो मास डिफेक्ट है तो वो एक्चुअली एएमयू में होना जरूरी है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला कैन बी रिमेम्बर्ड if we want the binding energy in mega electron volts here। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा हमको, ना कि जूल में। और ये फॉर्मूला जो है वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेल्टा एम जो है मास डिफेक्ट जो है वो डायरेक्ट एएमयू में हमको प्लग इन करना होता है, और जो आंसर हमको मिलेगा वो डायरेक्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट पुट द मास डिफेक्ट जो है, वो मास डिफेक्ट अगर सपोज हम 0.001 अगर पुट कर देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इन एएमयू सपोज फॉर एग्जांपल, तो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी करेस्पॉन्डिंग टू दिस मास डिफेक्ट, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हमको सिंपली बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 931 इंटू 0.001, दैट इज इन एएमयू, एंड दैट दिस आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। So if you just find it out, then we can just be able to get this as, तो अभी 0.001 से इसमें मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट्स पीछे चला जाएगा, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस whose mass defect is going to be this much, 0.001 AMU in this way। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का अगर हमको मास डिफेक्ट अगर पता है, तो डायरेक्ट उसका बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी भी पता है तो ऑटोमेटिकली हम मास डिफेक्ट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द, बट अभी इसमें और एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। रिमेंबर व्हाट यू मीन बाय दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो उसको हम डिनोट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इस तरह से Be/A। इसमें हमको क्या करना है कि बाइंडिंग एनर्जी जो भी मिलेगा पूरे न्यूक्लियस का, उसको हमको डिवाइड करना होगा उसके एटॉमिक मास नंबर से। तो जो भी मास नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर ये सपोज ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अगर सपोज एल्यूमिनियम का है, तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है हमको पता है 26 है जनरली। तो उसके लिए उसको यहाँ पे 0.931 को अगर डिवाइड कर देंगे 26 से, तो वो हमको मिलेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन दिस वे। ओके, सो इस तरह से हम ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल सकते हैं। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्चुअली गिव्स अस बेटर आइडिया about the stability of that nucleus। If you just draw the graph between the binding energy per nucleon, which is plotted on y-axis, and the atomic mass number, which is plotted on x-axis, then we can just find that the binding energy just goes on increasing irregularly before 30। मतलब 30 से कम वाले एटम्स के लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। इस तरह से इंक्रीजेस कॉम्प्लिकेटेडली लाइक दिस, तो इस तरह से वो इंक्रीज होता जाएगा। ये सपोज एक चेक पॉइंट है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये है सपोज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा जिनका बाइंडिंग एनर्जी होता है, देखो ये एक डॉटेड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है। और ये भी एक लाइन हम ड्रॉ करके रखेंगे यहाँ पे फॉर आवर रेफरेंस ओनली। So what happens is the binding energy whenever it crosses 8 here, then that nucleus becomes stable in this way। यहाँ पे जो बाइंडिंग इसके 30 के आगे के जो सारे न्यूक्लियाई है
वो सब के सब स्टेबल है, ठीक है, अप टू द यहाँ पे यूरेनियम तक के जो सारे न्यूक्लियस है तो वो सारे के सारे स्टेबल है। ऑलमोस्ट 90 या 92 के तक के जो न्यूक्लियाई है तो वो सारे स्टेबल है। लेकिन इसके आगे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो फिर से फॉल डाउन हो जाता है, एंड इट जस्ट फॉल्स बिलो 8। एंड दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स, ये जो इसके आगे के जो एलिमेंट्स है वो फिर से अनस्टेबल बन जाते हैं, अनस्टेबल। और यहाँ पे ये भी जो है 30 के नीचे एटॉमिक मास नंबर वाले जो न्यूक्लियाई है वो भी एक्चुअली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट स्टेबल जो है, मोस्ट स्टेबल रीजन इज दिस ओनली, 30 से लेके 92 तक का जो ये रीजन है, तो ये रीजन एक्चुअली स्टेबल न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे हमको मिलता है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 के बराबर बनता है, जिसको हम यहाँ पे 56 एटॉमिक मास नंबर पे हमको वो मिलता है, जो कि एक्चुअली आयरन होता है। तो आयरन का जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, its binding energy per nucleon is actually maximum, and it is about 8.5 mega electron volt, and that's why it is supposed to be most stable nucleus in this way. बट उसके आगे पीछे जो है, अगर हम इससे यहाँ पे थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ पे 30 से नीचे चले जाएंगे तो ये सारे न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है, एंड दिस न्यूक्लियाई एक्चुअली अंडरगो फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन मतलब क्या, जैसे अगर सपोज 4 हाइड्रोजन एटम्स, ये जो है 4 हाइड्रोजन एटम, ये एक सपोज, ये एक सपोज, ये एक और ये एक, ये चारों हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक हीलियम आयन एटम बनता है, एक ही हीलियम एटम बनता है। दिस इज कॉल्ड एज द फ्यूजन, ठीक है, रिमेंबर फ्यूजन। अब ये फ्यूजन का एक एग्जांपल है, ठीक है, इट इज नॉट द ओनली एग्जांपल, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फ्यूजन। In fusion we can just expect that oxygen and nitrogen will just, nucleus of oxygen and nucleus of nitrogen will just get combined to form a new nucleus. अभी देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे हमको पता है 8 and 16 होता है, नाइट्रोजन के बारे में पता है 7 and 14 होता है, बराबर। तो ये जब कंबाइन होंगे तो एक ऐसा न्यूक्लियस बनेगा जिसका एटॉमिक मास नंबर रहेगा 30 और एटॉमिक नंबर रहेगा 15, और वो हमको ऑलरेडी पता है कि इट इज फॉस्फरस। So this type of reaction will be carried out by the elements which are, whose atomic number is less than 30, like this, and they are unstable. They always undergo a fusion reaction in which the two smaller nuclei just get combined together so as to form a bigger nuclei whose atomic mass number is just 30, at least 30 or greater than 30, like this, and they become stable by undergoing fusion here. एंड आफ्टर दिस 92 जो है, 92 के आगे के जो न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल होते हैं, बट दे अंडरगो फिजन हियर, इनका फिजन होता है। फिजन का मतलब क्या है, वन यूरेनियम न्यूक्लियस whose atomic number is suppose 92 and atomic mass number is suppose for example 231, like this. So it will just break up into two different daughter elements whose one part is like 72 and the second part will be almost 20, like this. तो इस तरह से ये एक एक्स और या लीड बोल सकते हैं, लीड के अंदर वो कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे दूसरा कोई एलिमेंट, यहाँ पे डॉटर एलिमेंट हमको मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास नंबर भी इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फिजन। व्हेन अ सिंगल न्यूक्लियस जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, then it is called as fission. But when two daughter nuclei or two nuclei of small mass number just get combined to form a bigger nucleus, it's called as fusion. So this type of fusion and fission reactions are just shown or exhibited by this atom, by the nuclei whose binding energy per nucleon is going to be less than 8. 8 से नीचे जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चला जाएगा तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, और उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, और एट द सेम टाइम it will just undergo fusion and fusion accordingly. Okay, so this is all about the today's part. Okay, next lecture में हम law of radioactive decay देखेंगे, और उसके जो consequences है तो वो भी देखेंगे, उसका इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म सब देखेंगे डिटेल में। Okay, so let us stop here. Thank you all of you.